नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सिंह। हर घर संविधान में हम आज संविधान के अनुच्छेद 12 पर बात करेंगे। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार दिए हैं। आज मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस अनुच्छेद को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमारे सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इसी फंडामेंटल राइट का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12। इसको समझने के बाद आप देखेंगे कि यह अनुच्छेद सही में कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले संविधान के अनुच्छेद 12 को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 12 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अनुच्छेद में राज्य शब्द की परिभाषा को परिभाषित किया है। राज्य क्या है ये बताया है। दरअसल राज्य भारत के शासन को चलाने के लिए जो शक्तिशाली तंत्र है, जो शक्तिशाली ताकतें हैं, वो सब इस राज्य शब्द में समाहित हैं और ये हमारे जीवन को और हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए अगर हम राज्य को नहीं समझ पाएंगे तो संविधान को नहीं समझ सकते। संविधान के भाग 3 में राज्य और विधि ही इस भाग के आधार हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुने। तो पहले संविधान के अनुच्छेद 12 को देख लेते हैं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और सांसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य पदाधिकारी हैं। जैसे बताया कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द परिभाषित है, यानी इस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया है। यहाँ स्पेशल स्टेट शब्द डिफाइन है। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि राज्य अनुच्छेद 12 भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना क्यों जरूरी है। राज्य शब्द जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द परिभाषित है, जो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। आमतौर पर हम राज्य को स्टेट यानी प्रांत जैसे MP, UP, हरियाणा, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र इनके तौर पर सब जानते हैं और समझते हैं, लेकिन संविधान में राज्य शब्द की अलग ही परिभाषा है जो आज हम जानेंगे। जैसा कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य पदाधिकारी हैं। यानी यहाँ राज्य शब्द के खास मायने क्या हैं, अनुच्छेद 12 यह कितना जरूरी है और संविधान में इसे क्यों लाया गया, आइए जानते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि बताया, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीयों को मूल अधिकार दिए हैं, जिन्हें संविधान की भाषा में मौलिक अधिकार कहते हैं। यह मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये मानिए कि ये मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं। अगर आप इन अधिकारों को गंभीरता से देखें तो आप समझेंगे कि ये मौलिक अधिकार अनमोल हैं, जिसे किसी भी कीमत पर हम खो नहीं सकते। आपको इस तरह से समझिए कि यह मौलिक अधिकार एक इंसान को इंसान बनाए रखने या बने रहने की ताकत देता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास 2 हाथ, कान, नाक, मुंह हैं तो हम इंसान हैं और इंसान बनने के लिए शरीर के ये अंग ही हमें इंसान बनाते हैं या इंसान की श्रेणी में हम आते हैं। यह सब होने के बावजूद भी अगर हमारे पास जीवन को सलीके से जीने के लिए हमारे पास कुछ अधिकार नहीं है तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आगे इस अनुच्छेद में हम जानेंगे कि
अगर ये मौलिक अधिकार यानी मिनिमम राइट ना हो तो हमारी ज़िंदगी जानवर से भी बदतर हो जाएगी। तो इसके महत्व को आप समझ सकते हैं कि ये सारे अधिकार हमें यानी नागरिकों को राज्य के अगेंस्ट यानी राज्य के खिलाफ मिले हैं, राज्य के विरुद्ध मिले हैं। ध्यान से देखिए, यह महत्वपूर्ण शब्द है, यानी यह अधिकार हमें राज्य के अगेंस्ट मिले हैं, यानी राज्य के खिलाफ मिले हैं। राज्य को यह मौलिक अधिकार प्रतिबंधित करते हैं कि यह अधिकार राज्य को उसकी सीमा का एहसास कराते हैं और उसको हम राज्य द्वारा लागू करा सकते हैं, यानी यह मौलिक अधिकार गारंटेड राइट हैं। पर सरकार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौलिक अधिकार में सारी स्वतंत्रता हमें राज्य के अगेंस्ट मिली है, यानी राज्य के विरुद्ध मिली है, जो राज्य हमसे छीन नहीं सकता और न्यून नहीं कर सकता और कम भी नहीं कर सकता। दरअसल फंडामेंटल राइट किन्हीं राज्यों में पूर्णतया लागू नहीं है। तो संविधान ये कहता है कि अगर ये मौलिक अधिकार किन्हीं कारणों से लागू नहीं है तो न्यायालय द्वारा इसको लागू करवा सकते हैं। संविधान के मौलिक अधिकार को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ एक बात समझने की है कि ये मौलिक अधिकार किन किन के लिए उपलब्ध हैं, किन किन के लिए हैं। एक शब्द आया है यहाँ पर नागरिक और एक शब्द आया है व्यक्ति। यहाँ यह देखने की बात है कि नागरिक के कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और व्यक्तियों के कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। अगर हम बात करें नागरिक यानी केवल भारतीय नागरिक, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल व्यक्तियों को मिले हैं। व्यक्ति से अर्थ है, मान लिया कि कोई विदेशी हमारे यहाँ हमारे देश में घूमने या व्यापार करने आया है, अगर उससे कोई गलती कोई अपराध हो जाता है तो उसके साथ कोई आपराधिक कृत्य हो जाता है तो उसे भी मौलिक अधिकारों में जो व्यक्तियों को अधिकार मिले हैं उनका लाभ मिलेगा। व्यक्ति को जो लाभ मिले हैं वह नागरिक और व्यक्ति दोनों को मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिक को मिले हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों की बात आती है तो इस सिद्धांत को जानना पड़ेगा। सबसे पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा 1215 से इसकी शुरुआत हुई। ये पहला डॉक्यूमेंट है जहां राज्य ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी दी है। फिर भारत में संविधान सभा ने मौलिक अधिकार को हमारे कानून यानी संविधान में शामिल कर दिया। मौलिक अधिकार हमारे संविधान की रीढ़ है और यह पूर्णतः सत्य है, बल्कि इसके अनुच्छेद 32 को संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है और यह सच भी है। भारत के नागरिकों ने संविधान के लिए संवैधानिक असेंबली बनाई और भारत की असेंबली ने भारत का संविधान बनाया। संविधान के बहुत सारे भाग हैं और उसका एक महत्वपूर्ण भाग है भाग 3, और भाग 3 खड़ा है अनुच्छेद 32 पर। और अगर अनुच्छेद 32 ढह जाए या ख़त्म हो जाए तो भाग 3 ढह जाएगा, और भाग 3 ढह गया तो समझिए कि मौलिक अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए भाग 3 के अनुच्छेद 32 का महत्व हम समझ सकते हैं, यानी अनुच्छेद 32 ही भाग 3 यानी मौलिक अधिकार की नींव है। अगर भाग 3 पर आँच आती है तो समझिए कि संविधान पर खतरा है, यानी आपके अधिकारों पर खतरा है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के महत्व को आप समझ सकते हैं। इसलिए मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मूल अधिकारों को बचाना है तो मूल अधिकारों को समझना जरूरी है। इसे समझने के लिए राज्य को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार के किसी भी हिस्से से यदि राज्य आपके अधिकार का हनन करता है और आप शिकायत करते हैं तो राज्य ये कहता है या ये बहाना बनाता है कि हम राज्य नहीं हैं, हम संविधान के अधिकारों से प्रतिबंधित नहीं हैं। इसलिए यहाँ राज्य शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है।
कि संविधान में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है उस राज्य शब्द में कौन कौन आएंगे। राज्य की एक खास बात यह भी है कि अनुच्छेद 12 की जो परिभाषा है वह व्यापक है, अर्थात हम राज्य की किसी भी बात या किसी भी हरकत से नहीं चाहते कि हमारे मौलिक अधिकार पर कोई रत्ती भर भी आ जाए, इसलिए यह अधिकार हमें यानी नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिले हैं और हमें राज्य से इसकी रक्षा करनी है। और राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और कौन कौन इस पर खतरा हो सकता है, यानी राज्य शब्द में कौन कौन लोग आएंगे, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द परिभाषित किया है और अनुच्छेद 13 में विधि शब्द परिभाषित किया है। संविधान में राज्य शब्द और विधि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें याद रखना है कि मौलिक अधिकार पर खतरा किससे है, राज्य से। और राज्य के एक हथियार, कौन सा हथियार है, विधि, इस विधि से खतरा है। और विधि क्या है ये हम अनुच्छेद 13 में जानेंगे। यानी विधि भी राज्य के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है, हमारे मौलिक अधिकारों को छीन सकता है। राज्य और विधि शब्द पर बार बार जोर दिया जा रहा है क्योंकि अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द परिभाषित है वह संविधान में कहाँ कहाँ लागू होता है, वह संविधान में भाग 3 पर लागू होता है। यानी पूरे भाग 3 में जहाँ जहाँ राज्य शब्द आएगा वहाँ वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में है। भाग 4 में भी राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 में है। और भाग 4 36 से 35 तक, इस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी दायित्व कर्तव्य बताए हैं। भाग 4 में राज्य को विधि बनाने के कुछ निर्देश दिए हैं कि अगर नियम बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि राज्य जब नियम बनाएगा, राज्य जब विधि बनाएगा तो वो किन किन बातों का ध्यान करता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उससे हमारे मौलिक अधिकार पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। राज्य जब विधि बनाएगा, राज्य जब कानून बनाएगा तो उस पर हमारे मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण होता है या नहीं होता है, खतरा होता है या नहीं होता है। इसलिए राज्य की विधि शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 36 में साफ साफ लिखा है कि इस भाग के लिए भी राज्य का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है। यानी संविधान के भाग 3 और 4 पर भी वही भाषा परिभाषित होगी जो अनुच्छेद 12 में है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, इनमें राज्य शब्द की परिभाषा वही है। यह परिभाषा केवल भाग 3 और भाग 4 पर लागू होती है। लेकिन अनुच्छेद 52 में जो राज्य शब्द की परिभाषा है वह भाग 6 पर लागू होती है, क्योंकि भाग 6 में प्रोविंस यानी प्रांत के कार्य क्षेत्र के अधिकार की बात कही गई है। यहाँ राज्य शब्द को थोड़ा संकुचित शब्दों में कहा गया है। अब समझते हैं कि संविधान में राज्य शब्द की क्या परिभाषा है। देखिए, सबसे पहले एक शब्द आया इस भाग में, अर्थात इस भाग 3 में राज्य में कौन कौन हैं, यानी सरकार के पास जो शक्तिशाली संस्थाएं हैं, शक्तिशाली अधिकारी हैं, वो कौन हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों पर खतरा हमेशा होते हैं। उनकी पहचान यहाँ बताई गई है अनुच्छेद 12 में। तो वो कौन हैं जो अनुच्छेद 12 में राज्य कहलाए जाते हैं। भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय अधिकारी, भीतर और नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकारी। भारत सरकार और उसकी संसद प्रत्येक राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार वह भी राज्य शब्द में आएंगे। राज्यों के विधानमंडल भी इसके अंतर्गत आएंगे। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर या बाहर नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकारी यह भी राज्य माने जाएंगे। स्थानीय प्राधिकारी नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नगर पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, क्योंकि वो भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द में आते हैं। और ये भी कोई ऐसी विधि नहीं बनाएंगे जो हमारे मौलिक अधिकारों पर खतरा हो या हमारे मौलिक अधिकारों को छीनती हो। एक शब्द अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी यानी
अदर अथॉरिटी जो भारत में हो या भारत क्षेत्र के बाहर हो, जैसे बिजली बोर्ड, LIC, जल बोर्ड, स्थानीय प्राधिकारी। अब जान लेते हैं कि अन्य प्राधिकारी के विषय में। अन्य प्राधिकारी शब्द बड़ा विवादित रहा है और ये है इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन में चला गया। समय समय पर इसमें विवाद होते रहे हैं कि क्या विश्वविद्यालय राज्य है, क्या LIC राज्य है, क्या बिजली बोर्ड राज्य है। यानी समय समय पर ऐसे सवाल आते रहे हैं कि क्या यहाँ राज्य शब्द में अन्य प्राधिकारी शब्द भी राज्य है। तो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या के द्वारा स्पष्ट किया है कि कौन राज्य शब्द में आएंगे और कौन राज्य शब्द में नहीं आएंगे। इसका कई बार विवाद बना रहा। इसी से जुड़ा पहला मामला, एक मामला यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई, ये एक केस आया। इस केस में क्या कहा कि विश्वविद्यालय अन्य प्राधिकारी राज्य शब्द के अंतर्गत राज्य है या नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कंजर्वेटिव व्यू लेते हुए व्याख्या प्रस्तुत की। उसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा, चूंकि राज्य होने के लिए थोड़ा गवर्नमेंटल और सार्वभौमिक होना चाहिए, सावर्ण्य प्रकृति का होना चाहिए, उस प्रकृति का की संस्था होनी चाहिए जिसमें सरकार का संबंध हो या ना के बराबर हो, इसलिए विश्वविद्यालय राज्य शब्द में नहीं आएंगे। दूसरा मामला आया राजस्थान बिजली बोर्ड बनाम मोहनलाल का। इस मामले में भी यह सामने आया और यहाँ यह बात सुनिश्चित करनी थी कि क्या बिजली बोर्ड अनुच्छेद 12 के अनुसार अन्य प्राधिकारी शब्द में आएगा। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण केस उजम्माबाई बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बदल चुका था। तो राजस्थान बिजली बोर्ड बनाम मोहनलाल वाले मामले में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द के अन्य प्राधिकारी शब्द पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अंतर्गत अगर कोई बॉडी गठित हुई है और उसके पास मौलिक अधिकारों को इफेक्ट करने यानी प्रभावित करने की शक्ति है, तो जरूरी नहीं कि वह क्या काम कर रहा हो। अगर वह गवर्नमेंटल नेचर का काम कर रहा हो या सार्वभौमिक प्रकृति का काम कर रहा हो या सार्वजनिक प्रकृति का काम कर रहा हो, तो इसके न होते हुए भी वह स्टेट यानी राज्य माना जाएगा। तो इसका निष्कर्ष यही है कि विश्वविद्यालय और बिजली बोर्ड, इनका गठन संविधान की विधि के अधीन होता है और बहुत सारे अधिकार इनके पास होते हैं। तो न्यायालय ने अपना फैसला बदलते हुए कहा कि ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी के राज्य शब्द में आएंगे। तो अभी इंटरप्रिटेशन यानी विवेचना अभी फाइनल भी नहीं हुई थी। तो इसके बाद एक मामला आता है सुखदेव बनाम भगतराम का मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। तो यह प्रश्न आया कि क्या यदि संविधान की विधि के अंतर्गत किसी बॉडी का गठन हुआ है जिसका उद्देश्य व्यापारिक हो, जैसे ONGC और LIC, तो क्या ये भी राज्य माने जाएंगे। तो इस केस में भी कोर्ट का यही मानना था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक नजरिया रखते हुए कहा कि ONGC और LIC कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भले ही वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए गठित किए गए हों, पर वह किसी न किसी विधि के अधीन गठित होते हैं, अर्थात इनके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों पर असर पड़ सकता है। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य में आएगा। RD शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, सरकार इसका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक्ट के अंदर करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास पावर होती है। सरकार का इसमें सीधा दखल होता है। नियुक्ति का मामला हो या मैनेजमेंट का मामला केंद्र सरकार के अधीन होता है, उसमें केंद्र सरकार शामिल होती है। इसीलिए इनके पास इतनी पावर है कि मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं। इसीलिए यह भी राज्य माना जाएगा, यह भी राज्य है। निजी एयरपोर्ट अथॉरिटी वह भी राज्य माने जाएंगे। सोम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी संस्था का सरकार से सीधा नियंत्रण है या सीधा संबंध है तो वह राज्य माना जाएगा। अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब,
के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कोई बॉडी संस्था राज्य की होगी कि नहीं, यह इस बात पर तय नहीं होता कि वह संस्था सरकार की प्रकृति का या सार्वजनिक प्रकृति का कार्य कर रही है या नहीं। बस इतना जरूरी होता है कि वह किसी न किसी विधि के अंतर्गत गठित हुई हो। यह भी नहीं देखना कि वह संस्था विधि के अनुसार गठित हुई है या नहीं, यह भी नहीं देखना कि सरकारी प्रकृति का काम कर रही है या नहीं, या सार्वजनिक प्रकृति का काम कर रही है या नहीं, या बस अगर वह संस्था राज्य की किसी एजेंसी के तौर पर भी कार्य कर रही होगी तो वह अन्य प्राधिकारी मानी जाएगी। वह किसी कानून के अंतर्गत गठित हुई है या नहीं, यानी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत वह अन्य प्राधिकारी माने जाएंगे जिसका गठन संविधान की विधि द्वारा किया गया हो, या किसी विधि उपविधि बनाने का बल रखते हो, भले ही वह संप्रभुता का बल रखते हो या नहीं, अगर वह सरकार का कोई कार्य कर रहे हो या नहीं, अगर वह राज्य की एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है या नहीं, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार का उसमें हस्तक्षेप है या राज्य सरकार से उसे पूंजी मिलती है या सहायता मिलती है, वह राज्य शब्द में आएगा। आज की तारीख में कौन राज्य शब्द में आएगा और कौन नहीं, तो इसमें जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि ONGC, LIC, औद्योगिक वित्त निगम, विश्वविद्यालय, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कॉरपोरेट वेलफेयर, बालक सहायता संघ, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय खाद्य निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इनलैंड वाटर कॉरपोरेशन, सैनिक स्कूल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूपी राज्य भंडारण निगम, ये सब राज्य माने जाएंगे। इसमें राज्य कौन नहीं है? NCERT, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता बोर्ड, वक्फ बोर्ड, निजी महाविद्यालय, CSIR, BCCI क्रिकेट बोर्ड, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च निगम, और इसके बाद भारत का राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 359 में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, क्योंकि 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता, लेकिन जब अप्रभावी स्थिति में जब घोषणा करता है तो वह भी राज्य माना जाएगा। उम्मीद है ये अनुच्छेद आपको समझ आ गया होगा। हर घर संविधान के माध्यम से संविधान और कानून की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस मुहिम में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है ताकि हर नागरिक को जागरूक बनाया जा सके, सशक्त बनाया जा सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, उन्हें देखने की सलाह दें और अपने छात्र बच्चों को भी इस हर घर संविधान से जोड़ें, क्योंकि इसमें दी जाने वाली जानकारी आपके बच्चों के लिए सहयोगी होगी। अभी हम नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है ये, हमारा ट्विटर हैंडल है ये। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।